जब आप अपनी कार या बाइक में पेट्रोल भरवाने पहुंचते हैं तो पेट्रोल भरवाने के बाद आपको पता चलता है कि अब आपको E20 पेट्रोल मिल रहा है। तुरंत मन में कई सवाल उठते हैं। क्या इससे इंजन खराब हो जाएगा? क्या इससे माइलेज कम हो जाएगा? क्या यह पुरानी गाड़ियों के लिए सुरक्षित है? और अगर इससे इतनी समस्याएं हैं तो सरकार पूरे देश में क्यों लागू कर रही है? पिछले कुछ महीनों से E20 पेट्रोल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इसके बारे में तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई इसे भारत के ऊर्जा भविष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहा है तो कोई इसे वाहन मालिकों की नई मुसीबत बता रहा है। लेकिन इन दावों में सच्चाई कितनी है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे E20 पेट्रोल के बारे में पूरी कहानी को। यह क्या है, कैसे बनता है, सरकार इसे क्यों बढ़ावा दे रही है, इससे आपकी गाड़ी पर क्या असर पड़ सकता है और क्या वास्तव में इससे डरने की जरूरत है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि E20 कोई बिल्कुल नया पेट्रोल पंप है, लेकिन ऐसा नहीं। असल में E20 एक निश्चित ईंधन है। इसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। यही कारण है इसका नाम E20 रखा गया है। ई का मतलब इथेनॉल और 20 का मतलब 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर इथेनॉल क्या है? क्या यह कोई केमिकल है? क्या यह फैक्ट्री से बनाया जाता है या फिर किसी प्राकृतिक स्रोतों से बनाया जाता है? आइए हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। इथेनॉल एक प्रकार का बायोफ्यूल है। यह एक ऐसा ईंधन खेती और प्राकृतिक संसाधनों से तैयार किया जाता है। भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने के रस से, सीरे से, मक्का से, टूटे हुए चावल से और ऐसे अनाज जिन्हें हम खाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं। इन फसलों में प्राकृतिक शर्करा यानी शुगर होती है। इस शुगर को वैज्ञानिक प्रक्रिया से फर्मेंटेशन किया जाता है, फिर इसे कई चरणों में शुद्ध किया जाता है, फिर इसके बाद तैयार होता है बायोग्रेड इथेनॉल, जिसे पेट्रोल में मिलाया जाता है। यही मिश्रण E20 कहलाता है। अगर आपको लगता है कि इथेनॉल का इस्तेमाल भारत पहली बार कर रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं। दुनिया के कई देश वर्षों से पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं। ब्राजील में तो कई गाड़ियां लगभग पूरी तरह इथेनॉल के मिश्रण पर चलती हैं। अमेरिका में E10 और E15 जैसे मिश्रित ईंधन लंबे समय से प्रयोग किए जा रहे हैं। यानी इथेनॉल एक नया प्रयोग नहीं है। भारत भी अब धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब सामान्य पेट्रोल पहले से उपलब्ध है तो फिर उसमें इथेनॉल मिलाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए या इसके पीछे बहुत बड़ा आर्थिक कारण भी है? असल वजह जानकर आपको शायद हैरानी होगी। भारत हर साल अपनी जरूरतों का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसका मतलब यह है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो या किसी युद्ध संकट या सप्लाई रोकने जैसी संकट पैदा होती है तो उसका असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है, जिससे भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हो सकते हैं। यहीं से सरकार ने सोचना शुरू किया कि क्या ऐसा कोई विकल्प है कि जिससे पेट्रोल की खपत कम हो और देश को विदेशी तेल पर निर्भरता कम किया जाए। इसी सोच ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को जन्म दिया। क्या इससे वास्तव में देश को फायदा होगा या इसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सामान्य पेट्रोल से काम चल रहा है तो सरकार को E20 लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत की अर्थव्यवस्था, किसानों की आय, पर्यावरण और देश की सुरक्षा जैसी चारों जुड़े हुए हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं में से एक है, लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि यह अपनी जरूरत का अधिकांश हिस्सा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर सीधा भारत पर पेट्रोल और डीजल पर देखने को मिल सकते हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हो सकते हैं। आपने देखा होगा जब दुनिया में युद्ध या कोई बड़ा संकट आता है तो सबसे पहले पेट्रोल डीजल महंगे होने की खबरें सामने पहले आती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को तेल खरीदने के लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करने पड़ते हैं। अगर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाए तो उतनी मात्रा में पेट्रोल की जरूरत कम पड़ेगी, यानी विदेशी तेल का आयात धीरे धीरे कम होगा। यही सरकार की सबसे बड़ी रणनीति है। अब सोचिए अगर इथेनॉल गन्ना, मक्का और दूसरे कृषि
उत्पादों से बनता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा। पहले कई बार ऐसा होता था कि गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता था, चीनी मिलों के पास अधिक स्टॉक जमा हो जाते थे, कई किसानों को भुगतान मिलने पर महीनों लग जाते थे। लेकिन अब यही गन्ना इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे किसानों की फसल के लिए एक नया बाजार तैयार हो गया। मक्का और दूसरे अनाज उगाने वाले किसानों को अतिरिक्त मांग मिलने की उम्मीद है। यानी सरकार का मानना है कि E20 सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का एक माध्यम बन सकता है। अब बात करते हैं पर्यावरण की। जब पेट्रोल जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हानिकारक गैसें निकलती हैं। एथेनॉल एक बायोफ्यूल ईंधन है, इसलिए इसे अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। विशेषज्ञ का मानना है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से कुछ प्रदूषण उत्सर्जन कम किए जा सकते हैं। हालांकि यह प्रदूषण की समस्या का पूरा समाधान नहीं है, लेकिन स्वच्छ ईंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जरूर माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर किसी कारण से दुनिया में तेल आपूर्ति प्रभावित होती है तो जिन देशों के पास अपने वैकल्पिक ईंधन होंगे उन्हें कम परेशानी होगी। भारत भी यही चाहता है कि भविष्य में यह सिर्फ विदेशों पर निर्भर न रहे, इसलिए एथेनॉल, बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक साथ काम किया जा रहा है। यानी E20 एक योजना का हिस्सा नहीं बल्कि भारत की लंबी ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यहाँ तक सुनने के बाद आपको लग सकता है कि E20 कितना फायदेमंद है, लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। कई वाहन मालिकों का दावा है कि E20 इस्तेमाल करने से उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है। कुछ लोगों को इंजन की चिंता है। पुरानी गाड़ियों को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो क्या ये दावे सच हैं? क्या E20 वास्तव में इंजन को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर सोशल मीडिया पर फैली कई बातें सिर्फ अफवाह हैं? क्या E20 पेट्रोल से इंजन खराब हो जाता है? अगर आप सोशल मीडिया देखें तो आपको हर तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। एक तरफ तो कुछ लोग कह रहे हैं कि E20 आपकी बाइक और कार के इंजन की उम्र कम कर देगी। दूसरी तरफ सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनियां कहती हैं कि अगर वाहन E20 के अनुसार बनाया गया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आखिर सच क्या है? इसका जवाब समझने के लिए पहले एथेनॉल की प्रकृति को समझना होगा। पेट्रोल और एथेनॉल दोनों ईंधन है, लेकिन दोनों की विशेषताएं अलग हैं। एथेनॉल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, यही वजह है कि जलने पर अपेक्षाकृत साफ दहन करता है। लेकिन इसकी एक कमी भी है, 1 लीटर एथेनॉल में 1 लीटर पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा कम होती है। यही कारण है कि जब पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो गाड़ियों की वही दूरी तय करने के लिए अधिक मात्रा में ईंधन की जरूरत पड़ सकती है। लोगों के अनुसार E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर माइलेज में लगभग 2 से 3% की कमी देखी गई। हालांकि हर वाहन एक जैसी नहीं होती। अगर आपका इंजन आधुनिक है और E20 के लिए डिजाइन किया गया है तो अंतर बहुत कम महसूस होगा। अगर आपका वाहन पुराना है तो थोड़ा अधिक महसूस किया जा सकता है। यानी सोशल मीडिया पर जो लोग कहते हैं कि माइलेज आधा हो जाएगा, वह दावा सही नहीं है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों की। पुराने वाहनों के कुछ रबर पाइप, सील और फ्यूल सिस्टम के हिस्से ऐसे होते हैं कि जिन्हें अधिक एथेनॉल के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। लंबे समय तक E20 इस्तेमाल करने पर कुछ पुराने वाहनों में रबर के हिस्से पर असर पड़ सकते हैं, फ्यूल लाइन में घिसाव हो सकता है या फ्यूल लाइन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसी वजह से वाहन निर्माता सलाह देते हैं कि अपने वाहन की मैनुअली जरूर देखें। अगर कंपनी ने आपकी गाड़ी को E20 कंप्लीटेबल बनाया है तो सामान्य रूप से चिंता की कोई जरूरत नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में लगभग सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने नए मॉडल E20 को ध्यान में रखकर तैयार करना शुरू कर दिया है। यानी नई कारों और बाइकों के इंजन, फ्यूल पाइप, इंजेक्टर और दूसरे महत्वपूर्ण हिस्सों को उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसलिए नई E20 अनुकूल गाड़ियों में सामान्य परिस्थितियों में कोई बड़ी तकनीकी समस्या नहीं मानी जाती। सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि E20 डालने पर इंजन खराब हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया कि जिससे यह साबित हो सके कि E20 अनुकूल वाहन के लिए E20 पेट्रोल की वजह से बड़ी संख्या में खराब हो रहे हैं। हाँ, अगर कोई पुराना वाहन है तो उसकी सर्विस समय पर नहीं हुई है
या पहले से कोई तकनीकी समस्या है, तो इसका कारण केवल E20 को मान लेना सही नहीं होगा। हर समस्या की सही से जांच जरूरी है। अगर आपकी गाड़ी नई है और कंपनी ने उसे E20 कंपैटिबल बताया है तो आप सामान्य रूप से E20 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी काफी पुरानी है तो सबसे पहले उसकी यूजर मैनुअली देखें या अधिकृत सर्विस सेंटर में जानकारी लें। बिना जानकारी के किसी भी वायरल वीडियो पर भरोसा करना सही नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर E20 इतना अच्छा है तो क्या पूरी दुनिया इसी ईंधन का इस्तेमाल कर रही है? ब्राजील, अमेरिका और दूसरे देशों का अनुभव कैसा रहा? क्या यहाँ भी लोगों को ऐसी समस्या आई थी? और क्या भविष्य में भारत में E20 के बाद E30 या उससे आगे भी ईंधन हो सकता है? अब तक हमने E20 के लगभग हर पहलू को समझ लिया है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या भारत इस रास्ते पर अकेला चल रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। दुनिया के कई देशों ने वर्षों पहले पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया था और इन्हीं देशों के अनुभवों से भारत ने भी कुछ सीखा है। अगर इथेनॉल की बात हो तो अगर ब्राजील का नाम न आए तो कहानी अधूरी रह जाएगी। ब्राजील दुनिया के उन देशों में है जहां इथेनॉल का सबसे अधिक उपयोग होता है। 1970 के दशक में तेल संकट के दौरान ब्राजील ने महसूस किया अगर वह हमेशा आयातित तेल पर निर्भर रहेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था बार बार संकट में पड़ सकती है। तब यहाँ की सरकार ने गन्ने से बनने वाले इथेनॉल का बड़े स्तर पर प्रयोग किया। अब स्थिति यह है कि वहाँ बड़ी संख्या में वाहन ऐसे हैं जो पेट्रोल और उच्च इथेनॉल मिश्रण का उपयोग दोनों स्तर पर कर रहे हैं। यानी इथेनॉल कोई प्रयोग नहीं, वहाँ रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब बात अमेरिका की। अमेरिका लंबे समय से E10 और E15 जैसे निश्चित ईंधन का उपयोग तेजी से कर रहा है। यहाँ भी इसका उद्देश्य सिर्फ प्रदूषण कम करना नहीं था, बल्कि किसानों की मदद करना और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना था। मक्का उत्पादन करने वाले किसानों को एक बड़ा बाजार मिला। यानी इथेनॉल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि कृषि और उद्योग को जोड़ने का एक माध्यम मिला। भारत का मॉडल पूरी तरह अमेरिका या ब्राजील जैसा नहीं है। भारत की आबादी अधिक है, वाहन अधिक है और सड़कों पर बहुत पुरानी और बहुत नए दोनों तरह के वाहन एक साथ चलते हैं। यही वजह है कि भारत में E20 लागू करना बहुत बड़ी चुनौती भी है। सरकार को, ईंधन कंपनियां, वाहन निर्माता, किसानों और उपभोक्ताओं सभी के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। अगर पूरे विषय को देखें तो E20 के कई संभावित लाभ दिखाई देते हैं। जैसे पहला, विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। किसानों के लिए अतिरिक्त आय अवसर, स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ने की कोशिश, देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास, भविष्य में जैव ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था की नींव। दूसरी ओर कुछ चुनौतियां भी हैं। पुराने वाहनों की अनुकूलता एक बड़ा समस्या है। कुछ मामलों में माइलेज की हल्की कमी महसूस हो सकती है। लोगों के बीच सही जानकारी की कमी भी एक समस्या है। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर इथेनॉल उत्पादन बढ़ता है तो यह भी सुनिश्चित करना होगा भोजन के लिए जरूरी फसलों और ईंधन के बीच संतुलन बना रहे। यानी नीति बनाते समय केवल ईंधन नहीं बल्कि कृषि, पानी, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था सभी पहलुओं को साथ लेकर चलना होगा। अगर कोई कहे E20 पूरी तरह खराब है तो यह सही नहीं होगा, और अगर कोई कहे कि इसमें कोई चुनौती नहीं है तो यह भी पूरी तरह सच्चाई नहीं होगी। असलियत इन दोनों के बीच में है। अगर वाहन E20 के अनुसार डिजाइन किया गया है और उसका रखरखाव सही तरीके से किया जाता है तो सामान्य परिस्थितियों में इसका उपयोग संभव है। लेकिन पुराने वाहनों के मालिकों को अपने वाहन निर्माता की सलाह जरूर सुननी चाहिए। E20 सिर्फ 20% इथेनॉल मिलाने की कहानी नहीं है। यह भारत की ऊर्जा नीति, किसानों की आय, पर्यावरण, विदेशी तेल पर निर्भरता और भविष्य की अर्थव्यवस्था, इन सभी से जुड़े एक बड़ा बदलाव है। हो सकता है आने वाले वर्षों में यही बदलाव भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। लेकिन यह तभी सफल होगा जब सरकार, उद्योग और आम नागरिक तीनों सही जानकारी के साथ इस बदलाव को समझे और अपनाएं। अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रिसर्च आधारित कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।